साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की क्लास से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। आप चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से संज्ञा से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम संज्ञा पर तेजी से चर्चा करेंगे। पहले संज्ञा की परिभाषा, उनके भेद उपभेद पर चर्चा होगी। उसके बाद संज्ञाओं के निर्माण पर चर्चा होगी। उसके बाद साथियों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञा से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर व्याख्यात्मक चर्चा होगी। तो वीडियो को आप समझ लीजिए, आज इसका 2 भाग है। आपको अंत तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज की वीडियो के 2 भाग, पहले भाग में संज्ञा की परिभाषा, उनके भेद उपभेद पर चर्चा, उनके उदाहरणों पर चर्चा। उसके बाद में दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर व्याख्यात्मक चर्चा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं संज्ञा को। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा एक ऐसा संप्रत्यय है, एक ऐसा प्रकरण है जो प्रारंभिक कक्षाओं से हमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रायः क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि प्रश्न गहराई से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको इतने सरल तरीके से बताने वाले हैं कि आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहले तेजी से परिभाषा। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा वही है जो बचपन से आपने पढ़ा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। साफ बात है, नेमिंग वर्ड, नाम की बात हो रही है। वो चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, ये संज्ञा है। राम, गंगा आदि जैसे उदाहरण। ठीक है, चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इसमें अब आगे देखिए, कह रहा है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद साथियों 2 आधार पर किए जाते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलन में कम होता है, लेकिन यहाँ चर्चा आपकी जानकारी के लिए कर दे रहे हैं कि कई बार यह पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये देख लीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से हम इनका वर्गीकरण या विभाजन करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ संज्ञाएं। रूढ़ संज्ञाएं कौन सी हैं? जैसे राम, गंगा, ये सब रूढ़ शब्द हैं, है ना। उसके बाद में यौगिक, यानी 2 शब्दों से मिलाकर बनते हैं यौगिक शब्द, जो जैसे पनघट, यानी पन और घट, पाठशाला, है ना। ये क्या है? ये सब यौगिक संज्ञाएं हैं। उसके बाद में तीसरा है योगरूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर तीसरा योगरूढ़, जैसे वह शब्द जो बने तो योग से है लेकिन अर्थ उसका भिन्न है। पंकज, पंक धन जब, यानी कीचड़ से, पंक बने कीचड़ और जब बने जन्म, कीचड़ से उत्पन्न। तीसरा अर्थ क्या है? पंकज कमल का पर्यायवाची है ना। पंकज या जलज, जल में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न, यह क्या होता है? योगरूढ़ शब्द क्या होता है? यह जो इसमें लिखा है इससे भिन्न अर्थ बताता है। ठीक है ना। तो यह आपने देख लिया। अब आइए हम अर्थ के आधार पर संज्ञाओं को देखते हैं जो आपकी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहते हैं। पहला इसमें देखिए, अर्थ के आधार पर कितने भेद? 5 भेद। अर्थ के आधार पर 5 भेद हम करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा तो अनिवार्य रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए सब पर हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए परिभाषा लिखी है। साथियों चूंकि जब हम पढ़ाते समय इन चीजों को लिखते हैं तो बहुत समय लग जाता है, और ऐसे में क्या है, लिख लेने से थोड़ा आपका समय बच जाता है, वीडियो छोटा हो जाता है, इसलिए हमने इसको पहले से लिख लिया है जिससे वीडियो बहुत लंबा रहा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
किसी व्यक्ति विशेष का नाम, मोहन किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, हिमालय किसी पर्वत विशेष का नाम है, कानपुर किसी शहर विशेष का नाम है। तो इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में आप प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स, ये वही है। हिंदी में आप जान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पार्टिकुलर नाम मोहन, पार्टिकुलर नाम हिमालय, पार्टिकुलर नाम कानपुर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो गई। अब देखिए दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां कह रहा है एक जाति के अंतर्गत आने वाले। अब वो गाय काली है, सफेद है, लाल है, गाय जाति, पूरी गाय जाति का बोध गाय शब्द से हो रहा है। लड़का छोटा बड़ा कौन किसका क्या नाम है उससे मतलब नहीं है, लेकिन लड़का, लड़का जाति विशेष का, पूरी जाति का, लड़का पूरी जाति का प्रतिनिधित्व ये शब्द कर रहा है। लड़का जाति का, ये गाय जाति का, ये नदी जाति का। इसमें बंटवारा नहीं है कि गंगा यमुना सतलज, नदी, सारी नदियों के लिए एक जो नदी जाति का बोध। ये शहर, किसी शहर विशेष की बात नहीं है, समस्त शहरों की बात, शहर जाति का बोध। तो गाय, लड़का, नदी, शहर, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञाएं। यहाँ पूरा एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, लड़का, नदी, शहर आदि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपने जातिवाचक देख लिया, व्यक्तिवाचक देख लिया। अब अगला देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी पदार्थ, मटेरियल, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जिन संज्ञाओं से, परिभाषा देखिए, जिन संज्ञाओं से पदार्थ यानी मटेरियल, अंग्रेजी मटेरियल नाम इसको आप कहते हैं, ठोस, वो पदार्थ चाहे ठोस हो, चाहे द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो। पदार्थ तीन अवस्थाएं होती हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस। किसी भी अवस्था में वह पदार्थ हो, जिसे मापा जा सकता है, जिसे तोला जा सकता है, वह कोई भी पदार्थ, जिन संज्ञाओं से पदार्थ यानी ठोस, द्रव, गैस, किसी भी पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सोना, चांदी, ये ठोस पदार्थ है। तेल, घी, ये आपके द्रव पदार्थ हैं। धुआं, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैस है। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, समूह मतलब कलेक्शन, ग्रुप, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कलेक्टिव नाउन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध होता है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सरल बात है, बहुत इसे शब्द से ही स्पष्ट है कि इसका भाव क्या है। इसमें देखिए, समूह में आप कैसे झुंड है, सभा है, कक्षा है, सेना है, मेला है, गिरोह है, संघ है, ये भी, ये जो जितने भी गैदरिंग या समूह या कलेक्शन की बात होगी, जो शब्द से बोध होगा, वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। झुंड, सभा, सेना, मेला, गिरोह, संघ आदि। ठीक है, अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब परिभाषा किसको ध्यान से देखिए, उसके बाद इस पर बात होती है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, चेष्टा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, घृणा, बचपन आदि। ठीक है ना। यह क्या है? किसी संज्ञा से पूछे गए 11 प्रश्नों को हम यहां देखते हैं इस पेज में। आइए तेजी से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कायर, कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? यह यूपीटीईटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, यूपीटीईटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कायरता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न।
राम ने सुरेश से मित्रता का निर्वाह किया, वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? राम ने, ये वाक्य देखिए, राम ने सुरेश से मित्रता का निर्वाह किया, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रश्न यूपीटीईटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है साथियों? मित्रता। क्या है? मित्रता। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा मित्रता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए, बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? यह भी यूपीटीईटी 2016 जूनियर हाई स्कूल स्तर की परीक्षा का प्रश्न पत्र जो था उसका प्रश्न है। यूपीटीईटी 2016 जूनियर का प्रश्न है, बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? इस शब्द से स्पष्ट है कि क्या है ये? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? यह यूपीटीईटी 2014 परीक्षा का प्रश्न है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के। देखिए अभी बहुत महत्वपूर्ण पिछले पृष्ठ पर चर्चा हुई है। प्रथम पृष्ठ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? यह देखिए यूपीटीईटी 2013 का प्रश्न है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? यहाँ देखिए पूछा व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर नहीं। संज्ञा के कितने भेद हैं? यूपीटीईटी 2013 का प्रश्न है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अभी आपने पिछले पेज में देखा संज्ञा के 3 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? यह यूपीटीईटी 2011 का प्रश्न है। यूपीटीईटी 2011 का प्रश्न है। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा साथियों होगी मानवता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? यह यूपीटीईटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। चांदनी चौक किसी स्थान विशेष का नाम है, इसलिए यहाँ क्या होगी? यहाँ होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यह रेलवे भर्ती परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्री से बना है स्त्रीत्व, तो स्त्री जातिवाचक संज्ञा से कौन सी संज्ञा बनी है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ कौन सी संज्ञा है? यहाँ साथियों है भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, लड़का शब्द, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, यह बीएड प्रवेश परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न लगा इसलिए मैंने यहाँ इसको सम्मिलित किया। लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़का शब्द से बनने वाली, क्योंकि अनेक बार मैंने इसको देखा है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, तो लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है साथियों? यह है लड़कपन। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये रेलवे भर्ती परीक्षा 2002 का प्रश्न है। इसमें चारों देखिए हमने विकल्पों को लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है? संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है। 4 विकल्प देखिए, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो यहाँ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प संख्या 1, मिठाई। मिठाई कौन सी संज्ञा है? मिठाई द्रव्यवाचक संज्ञा है। और मीठा से मिठास, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई क्या है?
ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भाववाचक, देखिए भाववाचक संज्ञा है, इसमें देखिए ये रेलवे भर्ती परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा है, चारों विकल्पों को देखिए, शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो यहाँ सही विकल्प कौन है साथियों? यह सही विकल्प संख्या 1 भाववाचक संज्ञा शत्रुता है। बाकी तीनों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे वीर से वीरता, मनुष्य से मनुष्यत्व और गुरु से गुरुत्व। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में, आज की कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा को देख लिया, उदाहरणों को देख लिया, उनके प्रकारों को देख लिया और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा हो गई। मुझे लगता है कि इतना अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो संज्ञा से अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में तो गलत नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।